वो छुपे रहते हैं अपनी तन्हा जिंदगियों में, अपनी अपनी छोटी बड़ी लड़ाइयां लड़ते हुए। ढिंडोरा नहीं पीटते, पत्रकार नहीं जानते उनके घर का पता, लेकिन वो तो हमारे ही पड़ोस में, हमारे ही मोहल्ले, हमारे शहर में रहते हैं। हमारे हीरो हमारे आसपास रहते हैं। हम भी नहीं जानते उनको, क्योंकि अपने आप में खोई इस दुनिया में हम दूसरा बन के नहीं सोच पाते। वी कैन नॉट बिकम द अदर। किसी दूसरे के नजरिए से दुनिया को देख नहीं पाते। जैसे चलिए एक पल के लिए मैं ये कल्पना करता हूं कि अगर मैं लड़की पैदा हुआ होता तो मेरी दुनिया कैसी होती। बचपन में टॉफी भाई को मिलती, मुझको नहीं। नए जूते आने होते तो बेटा उसको स्पोर्ट्स डे में चाहिए ना, अगली बार तेरे आ जाएंगे, यही कहा जाता ना। मोहल्ले में निकलते वक्त पीठ पर मनचले लड़कों की कई जोड़ी नजरें भालों की नोक की तरह गड़ती, और माँ कहती, नजरें झुका के चला करना, तू उधर से जाती क्यों है, रास्ता बदल ले। फिर एक दिन मेरी शादी हो जाती और अपना घर, अपनी अलमारी, अपने बारामदे का मनपसंद कोना, अपना मनपसंद चाय का कप जिसे कोई और छू नहीं सकता है, अपनी माँ की गोद जिसमें रोया गाया सब किया, वो सब छोड़कर एक नया घर थमा दिया जाता। नई अलमारी, नए बारामदे का नया कोना, नया चाय का कप, नई माँ। लेकिन इन्हों लड़कियों के साथ एक बड़ी समस्या क्या है, ये फिर भी सपने देखना नहीं छोड़ती। चाहे ब्राउन पेपर चढ़ी कॉपियों पर गोद गोद के लिख दें, या माँ की साड़ी में गांठ बांध लें, या बस बाथरूम के शीशे के सामने सिसकते हुए खुद को याद दिलाती रहे, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ती। मैं सीखना चाहता हूं ये कला, मुश्किलों में भी सपने देखने की कला, छोटी छोटी जीत जीतने की कला। मेरा नाम है नीलेश मिश्रा और मैं आज चला हूं एक सफर पे। मुझसे मिलने वाली हैं 3 कहानियां जो मुझे और आपको जिंदगी सिखाएंगी। मुझसे मिलने वाली हैं 3 लड़कियां। ये 3 लड़कियां हीरो हैं मेरी, लेकिन आपके आसपास से गुजर भी जाएंगी तो शायद आप पलट के भी न देखें। ऐसे हजारों हजारों लोग जो भीड़ में गुमनाम घूमते हैं, उनमें से न जाने कितने हीरो हैं हमारे। अभी आप सुन रहे थे शीलू सिंह राजपूत और साथियों से आला। प्रसंग था सागर की लड़ाई। सारे पड़ोसी इकट्ठा थे और उन सब के बीच में एक लड़की गर्व से, अभिमान से खीसे निपोर रही थी। और क्यों नहीं भाई, आखिर उसका नाम आया था अभी अभी रेडियो पर। दुनिया जान गई थी कि रायबरेली के एक छोटे से गांव लकुशाह की लड़की कलाकार बन गई थी, आला गायिका बन गई थी। ये रही, ये है शीलू सिंह राजपूत। हमारे यहाँ भी लोग कहते हैं कि बात करती है ऐसा लगता है इतनी कड़क है अंदर से, लेकिन अगर थोड़ा सा कोई मुझे डांट दे तो फिर रोने लगते हैं। लेकिन जब संगीत की साधना करते हुए मंच पर होती है तो रूप बदल जाता है, तेवर बदल जाता है। तलवार चलाई कभी आपने? तलवार और गीत, युद्ध के गीत, यही तो होता है आल्हा। राजपूत राजाओं के युग में उन युद्धों की कहानियां जिनको गीतों के माध्यम से गाया जाता है। जिंदगी को बदल देने वाले लम्हे कब किस भेस में चले आते हैं पता ही नहीं चलता, है ना। शीलू की जिंदगी बदल देने वाला लम्हा तब आया
जब वो 13 साल की थी और गांव के बाहर एक मंदिर तक गई। वहां एक बहुत बड़े कलाकार लल्लू बाजपेयी आए थे आल्हा गाने। हमने कहा कि हम भी आला गाएंगे पापा से। पापा ने कहा कि नहीं, ऐसी बात मत करो, क्योंकि आल्हा जो है पुरुष लोग गाते हैं और लड़कियां गा भी नहीं सकती, उनके पास जाओगे वो डांटेंगे भी। एक ऐसी दुनिया में जहां सवाल पूछने की, सपने देखने की लड़कियों को आजादी नहीं है, एक ऐसे देश में जहां लड़कियों के लिए रास्ते एक मोड़ पर जाकर बंद हो जाते हैं, जहां 1.5 करोड़ से ज्यादा लड़कियां हर साल 18 साल की उम्र से पहले ब्याह दी जाती हैं, जहां गांवों में अक्सर औरतें अपनी जन्म तिथि और कई बार अपना नाम तक भूल जाती हैं, जहां 35% लड़कियां कभी स्कूल की दहलीज नहीं देख पाती, उस दुनिया में शीलू जैसी लड़कियां अक्सर एक अजीब जिद पकड़ लेती हैं। जिस चीज की उनसे उम्मीद ही न हो, जिस चीज को करने की उनको इजाजत न हो, बस वही करने की जिद। हाँ, तलवार चलाना चाहती थी ये लड़की। ये सहमी हुई दब्बू लड़की बुलंद आवाज में गाना चाहती थी, उन मंचों पर जाना चाहती थी जहां आज तक सिर्फ पुरुषों के कदम पड़े थे। अरे अगर राजकुमार जी हमारे बीच होते और शीलू से मिलते तो कहते, ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं, हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। लेकिन शीलू ने आल्हा सीखा और बस नए नए रास्ते बनाती चली गई। धीरे धीरे एक कलाकार के गांव से शहर की दूरी खत्म होने लगी। दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में जो है आल्हा के हर प्रदेश के आल्हा गायकों को बुलाया गया था। एक तो खासियत आलहतों में ये होती है, जो पुरुष आलहत होते हैं उनकी मूछें बड़ी होती हैं और उनसे देखकर मुझे बड़ा डर लगा। हमने कहा कि ये पता नहीं कितनी देर चिल्लाएंगे और हमारी आवाज़ बहुत धीरे, हम गा नहीं पाएंगे, ऐसा करो। हम बाबू कहते थे, हमने कहा बाबू आप ही गाना, हम नहीं गाएंगे। जब हनुमान जी को सागर लांग के जाना था और वो उड़ना भूल गए थे तो उनको जामवंत ने उनकी शक्तियों की याद दिलाई थी। हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में अपनी भूली हुई ताकत याद दिलाने के लिए एक जामवंत चाहिए। शीलू ने याद किया कि घर पे पिताजी उसको गाने के लिए कैसे उत्साहित करते थे। सड़क के किनारे खेत में एक लकड़ी गाड़ दी जाती थी और वो बन जाता था शीलू का माइक, और हाथ में एक तलवार दे दी जाती थी, लकड़ी की, झूठ मूठ की तलवार। शीलू ने इतने सालों में बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन जानते मेरी नजर में उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है? उसके गांव की, उसके आसपास की लड़कियां अब खुद अपने घर की दहलीज से बाहर निकलना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं। हमारे गांव में भी यही है कि अगर शीलू बाहर आला लोगों के सामने गाने जा सकती है तो जो लड़कियां पढ़ नहीं रही वो पढ़ने तो जा सकती हैं कम से कम। कहां से शुरू करूं अपनी दूसरी कहानी? देश के सबसे पिछड़े जिलों में से एक सोनभद्र से, वहां उस खेत से जहां एक नन्ही सी नई जन्मी बच्ची मरने के लिए डाल दी गई थी। एक बिना नाम की जरा सी बच्ची जिसका न वर्तमान था न भविष्य, जो बस मौत का इंतजार कर रही थी। कौन थी ये लड़की और इसके मौत के इंतजार में कौन सी बड़ी बात थी? हजारों लड़कियां मरी मिलती हैं रोज, प्लास्टिक की थैलियों में, कॉटन के झोलों में, लोहे के कूड़ेदानों में। या मैं दिल्ली के खूबसूरत सेंट्रल पार्क से शुरू करूं ये कहानी, जहां एक लड़की थकी हुई बैठी है, 890 किलोमीटर दूर अपने घर से भाग कर आई है और उसकी जेब में सिर्फ 20 रुपए हैं। या उस सुबह से, उस पार्क से शुरू करूं ये कहानी जब वो लड़की एथलेटिक्स की प्रैक्टिस कर रही है, उस बड़े शहर में अपनी जगह बना रही है जहां वो अपने लिए किसी जगह की कल्पना नहीं कर सकती थी। लेकिन खेत में पड़ी उस नन्ही सी जान ने, जिसकी किस्मत में कोई अकेले एक वीरान ठंडे आसमान के नीचे मरना लिख गया था, उसने मरने से इनकार कर दिया। जिंदगी को बदलने वाले लम्हे कब किस भेस में आ जाएं ये पता नहीं चलता।
उसे खेत से उठाकर एक बुजुर्ग महिला अपने घर ले गई और गोद ले लिया। मां ने उम्मीदों को पालना सिखाया, सपने देखना सिखाया। एक सपना था जो प्रिया को जागने नहीं देता था, सोने भी नहीं देता था। उसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना था। एक दिन ऐसा आया कि जब 12 साल की लड़की एवरेस्ट पे चढ़ी थी, पूर्णा मलावत, तो मैंने उसको पेपर में देखा। वो भी बहुत ही गरीब घर की लड़की थी। वो मैं उसको देखी, मैंने कहा जब एक 12 साल की लड़की एवरेस्ट चढ़ सकती है इतना संघर्ष करके, तो फिर मैं क्यों नहीं चढ़ सकती। लेकिन जब तक इम्तिहान का ग्रहण न पड़े, शायद सूरज का बरस पूरा नहीं होता। एक दिन प्रिया की मां की मौत हो गई। अब उनका असली खून, उनका परिवार इस छोटी सी गोद ली हुई लड़की के खिलाफ हो गया। मेरे मामा के लड़के जो उन्होंने मुझे काफ़ी परेशान किया, उन्हें सिर्फ प्रॉपर्टी से ज़्यादा वो था। वो मेरी शादी लगवा रहे थे, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। कौन जाने ऐसी स्थिति में क्या करती होंगी ये लड़कियां, जब उनको उनकी इच्छा के विरुद्ध घर की चार दीवारी में बंद कर दिया जाता है। रो के बैठ जाती होंगी, या अपनी किस्मत को कोस लेती होंगी, या परिवार के थोपे गए लड़के के साथ शादी करके ससुराल चली जाती होंगी। खाना बनाना सीख लेती होंगी, रोटियां और गोल कैसे बनाए ये अनुसंधान करती होंगी। लेकिन प्रिया को उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना सोने नहीं देता था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि कैसे मैं घर छोड़ के भागूं। धीरे धीरे मैं एक एक सामान देती रहती थी कि किसी बहाने से अपनी फ्रेंड के यहाँ जाती थी और उसके यहाँ सामान रखवा देती थी। किसी भी तरह करके मैं बाहर निकली, और बाहर निकलने के बाद बस हैंडपंप पे गई और बस मुंह धुलने के बाद मैं वहां से निकल गई। उसको पता नहीं था कि वो कहाँ जाएगी। सोनभद्र से बनारस चली गई, फिर दिल्ली की बस पकड़ ली। लोगों ने कहा किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। बड़ी कमाल की होती हैं ये भागने वाली लड़कियां। हम रोज उनके सामने एक दीवार चुन देते हैं और वो रोज उस दीवार को फान जाती हैं। और प्रिया, उसे तो और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। उसके सामने एवरेस्ट था। ये महज बर्फ से ढका एक पहाड़ नहीं था, ये उसकी जिंदगी का, उसकी उम्मीदों का, उसके ख्वाबों का एवरेस्ट था। प्रिया के जुनून के आगे मुश्किलें हारती चली गईं। फिर कुछ शुभचिंतक, कुछ मददगार मिले और प्रिया माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए देहरादून चली गई। अपने सपने की ओर धीरे धीरे चढ़ते हुए प्रिया अब हिमालय पर एडवांस ट्रेनिंग भी करके आ गई है। मैं नहीं जानता कि प्रिया एवरेस्ट चढ़ पाएगी या नहीं। शायद अब मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है भी नहीं। अपने जीवन का एवरेस्ट वो बहुत पहले चढ़ चुकी। लेकिन प्रिया के लिए आज भी माउंट एवरेस्ट चढ़ना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। उसे हिम्मत चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, 30 लाख रुपए चाहिए। अगर आप उसकी मदद करना चाहें तो मुझसे संपर्क करिएगा। हो सकता है कि आप प्रिया की जिंदगी बदल पाएं। जिंदगी रातों रात कैसे बदलती है ये जानने के लिए मैं जा रहा हूं रायबरेली। ये जिस सड़क पे मैं ड्राइव कर रहा हूं ना, इसी सड़क से एक रोज एक आदमी लखनऊ चला आ रहा था। लखनऊ में अपनी किडनी बेचने। 3 हफ्ते बाद उनकी बेटी की शादी थी और अचानक लड़के वालों ने दहेज की मांग कर दी थी। न गहने न जमीन। सूर्य प्रताप जी के पास सिर्फ अपनी किडनी थी जिसको वो बेच सकते थे। लेकिन एक और मुश्किल थी। सूर्य प्रताप फौज में सिपाही रहे थे और मुश्किल जगहों पर पोस्टिंग के दौरान शराब की लत पड़ गई थी। इसलिए शराब से बर्बाद हो चुकी किडनी खरीदने वाला कोई नहीं था। सोच के थोड़ा सा खराब हुई और उसके बाद उनको अटैक पड़ गया। मेरी दीदी की शादी तय हो चुकी थी। शादी तय होने के 15 दिन पहले मेरे पापा एक्सपायर हुए थे। उस रात 13 साल की डिम्पी तिवारी अचानक बड़ी हो गई। लेकिन जिंदगी से हाथापाई करना उसको आता था बचपन से। लड़ाई झगड़े से बहुत प्रेम था।
जी हाँ, बचपन से इन साहिबा को लड़ाई झगड़े से बड़ा प्रेम था। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक कस्बा है लालगंज। वहां एक छज्जे पर ये लड़की खड़ी रहती थी कुछ देखते हुए। बगल के घर में ताइक्वांडो का एक ट्रेनिंग स्कूल था, उसी को देखती रहती थी। उसे ट्रेनिंग कर रहे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उन लड़कों को पीटने में इंटरेस्ट था। मुझे ताइक्वांडो गेम बहुत अच्छा लगता है, मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत अच्छा लगता था। पता नहीं क्यों, पहले से ही। ताइक्वांडो ऐसी परिस्थिति में घर की हालत अच्छी नहीं थी। पिता की मौत के बाद खानदान में बिखराव आ गया था। डिम्पी के अपनों ने मां और बेटियों से मुंह मोड़ लिया था। वहीं अपने छोटे से कस्बे लालगंज में अपनी मां के साथ रहते हुए डिम्पी कहां से कहां पहुंच गई है। अब वो ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हो गई है। नेशनल में मैंने किक बॉक्सिंग में 5 मेडल दिए हैं, गोल्ड मेडल दिए हैं, और ताइक्वांडो में मैंने एक सिल्वर मेडल दिया है। और अब वो सैकड़ों और लड़कियों को और पुलिस के सिपाहियों को भी सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा सिखा रही है। प्रेरणा में तो मैं जो है इस समय देखा जाए तो मैरी कॉम है, जैसे बॉक्सर है, मैं भी बॉक्सिंग करती हूँ, नेशनल प्लेयर बॉक्सिंग की। ताइक्वांडो में है इस समय बहुत से लोग हैं, जैसे श्रद्धा है, सुचित्रा है, श्रेया है। संभल के रहिएगा ऐसी लड़कियों से, पंगा मत लीजिएगा, क्योंकि आपने अगर इनका अधिकार छीना तो ये चुपचाप सहेंगी नहीं। स्कूल में पीटा और फिर उसके बाद कॉलेज में पीटा। इन्हें छेड़ा गया, इनका रास्ता रोका गया तो ये अपना रास्ता नहीं बदलेंगी। अच्छे से मारा था और इन पर ताकत आजमाई गई तो ये जवाब देंगी। एक लाठी से दिया और एक किक से दिया। क्या कह रही हैं ये तीनों लड़कियां? अगर आपने कभी कोई सपना देखा है, अगर आपने किसी सपने को मर जाने दिया है, तो इन 3 लड़कियों को देखिए जिन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए किसी के आने का इंतजार नहीं किया। ढूंढिए अपने अपने आसपास, अपने अंदर ऐसे हीरोज को। कौन जाने इनमें से कितने लोग अपनी अपनी जिंदगियों में खामोशी से ऐसी असंभव लड़ाइयां लड़ रहे हैं और जीत रहे हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अगली बार इन आंखों में झांकिएगा, रुक के बातें करिएगा, इन अनजान लोगों की थोड़ी इज्जत कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे हीरो हमारे आसपास ही हैं। मैं अपने सफर पे फिर चल पड़ा हूं, न जाने किस नई मंजिल की तरफ भटकना चाहता हूं। हिंदुस्तान को नए सिरे से सीखना चाहता हूं। चल पड़ा फिर से, न जाने क्या ढूंढता है ये स्टोरी टेलर।